कोई जातीय गणतंत्र में हम नहीं हैं कि जातियों की गिनती हो। जातियों की गिनती की ज़रूरत वहाँ होनी चाहिए जहाँ जाति के आधार पर शासन संचालित होता हो या जाति के आधार पर योजनाएं बनती। विशुद्ध रूप से एक प्रतिगामी कदम है और समाज को पीछे ले जाने वाली कार्रवाई है ये। जातियों का विकास करना है कि समाज का विकास करना है, सवाल ये है। अगर आप समाज का विकास करना चाहते हैं तो किसी भी जाति का हो, वो पिछड़ा है, अगर गरीब है, गृह विहीन है, नौकरी विहीन है, तो उसके लिए प्रयास होना चाहिए कि कैसे उसको ऊपर उठाया जाए, कैसे उसको सुविधा संपन्न और सशक्त बनाया जाए, एक अच्छा नागरिक बनाया जाए। तो इसके बजाय जातियों के आधार पर बांट करके और अलग अलग जातियों की योजना बनेगी क्या, इसके बारे में सरकार स्पष्ट नहीं। तनाव बढ़ेगा क्योंकि जो राजनेताओं की प्रवृत्ति है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश और समाज का हित नहीं देखते, सिर्फ अपनी कुर्सी उनको नजर आती है। बिहार में जातीय संगठन सभी जातियों के हैं और बड़े बड़े सम्मेलन भी उनके होते हैं और एकजुटता का नारा भी दिया जाता है, मगर एक ही जाति में कई संगठन काम करते हैं। तो क्यों अलग अलग संगठन हैं? जब आप जातीय एकता की बात करते हैं और उनके उत्थान की बात करते हैं तो संगठन एक होना चाहिए अगर आपका मकसद एक है तो मुझे ये लगता है कि समाजवादी धारा जो है वो अब जातिवादी धारा में बदल गई है और जितने समाजवादी नेता हैं वो जातीय राजनीति में इन्वॉल्व हो गए हैं और उसी का परिणाम ये है कि इस तरह की मांगें उठ रही हैं और उस पर काम भी हो रहा है। तो हिंदुत्व के नाम पर जो वोट बैंक है भाजपा से जुड़ा हुआ, उस वोट बैंक को खंडित करने के लिए ये जातीय दांव खेला गया है कि जातियों में बंट जाएगा अगर वो वोट बैंक, तो फिर भाजपा हार जाएगी। तो ये राजनीतिक लड़ाई है एक तरह से और उसी के लिए ये किया जा रहा है। अगर जातीय आधार पर समाज विकसित करना है तब तो ठीक है, आप जातियों की गिनती कर लीजिए और उस हिसाब से उनको सुविधाएं दीजिए, और अगर ये ध्येय है सरकार का तब उसके लिए ठीक है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज आधिकारिक तौर पर पूरे राज्य भर में जातीय जनगणना शुरू हो गई है। पहले मकानों की गिनती, फिर जातीय गिनती, ये तमाम चीजें बिहार में अब आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इस पर चर्चा बहुत पहले से हो रही थी। केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की बात कही गई, उधर से रिस्पांस नहीं मिला तो अब राज्य सरकार अपने स्तर पर करा रही है। इसमें राजनीति भी बहुत तेज है, लेकिन इसके लाभ और हानि पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहले आप इसको देखते कैसे हैं? देखिए, ये विशुद्ध रूप से एक प्रतिगामी कदम है और समाज को पीछे ले जाने वाली कार्रवाई है ये। हम एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, कोई जातीय गणतंत्र में हम नहीं हैं कि जातियों की गिनती हो। जातियों की गिनती की ज़रूरत वहाँ होनी चाहिए जहाँ जाति के आधार पर शासन संचालित होता हो या जाति के आधार पर योजनाएं बनती हों। तो यहाँ तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए योजनाएं हैं, आरक्षण है, फिर बाद में उसमें पिछड़ी जातियों को भी जोड़ा गया, तो इस तरह से उनको सामाजिक आर्थिक आरक्षण मिलता है। मगर ये बड़े पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर जातिगत गणना कराना, इसका कोई मकसद समझ में नहीं आता सिवाय कि राजनीतिक वोट बैंक तैयार करना अपना। और ये देखिए, जो समाजवादी धारा के लोग हैं, जो राजनेता हैं उस विचारधारा से जुड़े हुए, उन्हीं का ज़्यादा जोर इस पर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि समाजवादी धारा जो है वो अब जातिवादी धारा में बदल गई है और जितने समाजवादी नेता हैं वो जातीय राजनीति में इन्वॉल्व हो गए हैं और उसी का परिणाम ये है कि इस तरह की मांगें उठ रही हैं और उस पर काम भी हो रहा है। और देखिए कि बिहार में कोई विकास के लिए बड़ा काम नहीं हो रहा है, बल्कि इसी तरह के कार्यों में, फिजूल के कार्यों में पैसे खर्च किए जा रहे हैं। शराबबंदी से भी बिहार को बहुत आर्थिक क्षति हुई है, राजस्व की क्षति हुई है। उसका फ़ायदा क्या हुआ सामने है। अब दूसरी योजना ये है जातीय गणना। इस पर बताया जा रहा है कि 500 करोड़ रुपया खर्च होगा। अभी सरकार ने एक अनुमान लगा के उतना आवंटन दिया है, हो सकता है ये राशि और बढ़े, खर्च और बढ़े। तो इसका कोई बहुत फ्रूटफुल हमको परिणाम नहीं नज़र आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं
वो सभी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही थी। बीजेपी, जो बिहार बीजेपी है, वो भी इसका विरोध नहीं कर पाई। भले ही केंद्र सरकार ने जरूर ये कह दिया हो कि राज्य सरकार को कराना है तो कराएं, हम नहीं कराएंगे। तो इसके फायदे क्या हैं और हानि अगर होगी तो वो किस प्रकार की हानि हो सकती है? देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक वितंडा है, क्योंकि भाजपा ने हिंदू वोट बैंक अपना तैयार किया है और एक बड़ा व्यापक दायरा उसने तैयार कर लिया हिंदुत्व के नाम पर। तो हिंदुत्व की टक्कर देने के लिए, हिंदुत्व वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है कि उसको जातियों में बांट दिया जाए। तो हिंदुत्व के नाम पर जो वोट बैंक है भाजपा से जुड़ा हुआ, उस वोट बैंक को खंडित करने के लिए ये जातीय दांव खेला गया है कि जातियों में बंट जाएगा अगर वो वोट बैंक, तो फिर भाजपा हार जाएगी। तो ये राजनीतिक लड़ाई है एक तरह से, और उसी के लिए ये किया जा रहा है। इसके पहले देखिए 2 जातीय जनगणना हो चुकी है। एक कर्नाटक में हुई, उसके पहले भारत सरकार ने भी कराई थी पूरे देश में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो वो जातीय जनगणना हुई भी, उसका रिपोर्ट भी आया, मगर वो सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। उस समय कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने उसको सार्वजनिक नहीं किया। आज यहाँ कांग्रेस सपोर्ट में है, जातीय जनगणना कराने के सपोर्ट में है बिहार में, मगर केंद्र में जब इनकी सरकार थी तो जातीय जनगणना के आंकड़ों को इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया, इसी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने। बीजेपी भी यहाँ सपोर्ट में है, मगर बीजेपी भी केंद्रीय आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर रही है। 10 साल से उनका भी शासन है केंद्र में। तो अगर बीजेपी वाकई चाहती ऐसा तो वो कर सकती थी, उस 11 के जनगणना आंकड़ों को सार्वजनिक कर सकती थी, जातीय जनगणना के, तो वो नहीं कर पाई। दूसरे कि कर्नाटक में जो हुआ जातीय जनगणना, उसके भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई गंभीर इसमें खामी है, जिससे देश की एकता और अखंडता पर या सामाजिक सद्भाव पर खतरा महसूस किया जा रहा है। इसलिए ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। तो जब 2 अनुभव अच्छा नहीं रहा और एक तरह से वो फिजूल खर्ची हो गई, तो फिर ये तीसरी बार उसको करने का मकसद बिहार में जो किया जा रहा है, आज से शुरू हुआ, उसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता। और सरकार कोई ठोस तर्क भी नहीं दे पा रही है। सिर्फ कि जातियों की स्थिति क्या है ये जानेंगे तो उसके आधार पर योजनाएं बनेंगी। अरे, जातियों का विकास करना है कि समाज का विकास करना है? सवाल ये है। अगर आप समाज का विकास करना चाहते हैं तो किसी भी जाति का हो, वो पिछड़ा है, अगर गरीब है, गृह विहीन है, नौकरी विहीन है, तो उसके लिए प्रयास होना चाहिए कि कैसे उसको ऊपर उठाया जाए, कैसे उसको सुविधा संपन्न और सशक्त बनाया जाए, एक अच्छा नागरिक बनाया जाए। तो इसके बजाय जातियों के आधार पर बांट करके और अलग अलग जातियों की योजना बनेगी क्या? इसके बारे में सरकार स्पष्ट नहीं है कि ये भूमिहारों के लिए योजना है, ये ब्राह्मणों के लिए योजना है, ये कुर्मी के लिए योजना है, ये दलितों के लिए योजना है, ये वैश्य के लिए योजना है। ऐसे अलग अलग तब मंत्रालय भी बनाने होंगे, जातियों के आधार पर मंत्रालय बने और वो मंत्रालय फिर अपनी अपनी जातियों का उत्थान करे। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि देखिए, जातीय राजनीति का कैसे राजनीतिक हित में फ़ायदा उठाया जा रहा है। बिहार में जातीय संगठन सभी जातियों के हैं और बड़े बड़े सम्मेलन भी उनके होते हैं और एकजुटता का नारा भी दिया जाता है, मगर एक ही जाति में कई संगठन काम करते हैं। तो क्यों अलग अलग संगठन हैं? जब आप जातीय एकता की बात करते हैं और उनके उत्थान की बात करते हैं तो संगठन एक होना चाहिए, अगर आपका मकसद एक है तो। और मारवाड़ी समाज यहाँ पटना में एक स्वास्थ्य केंद्र चलाता है। वहाँ जितने भी मारवाड़ी या वैश्य समाज के डॉक्टर हैं, वहाँ सप्ताह में टाइम देते हैं और 50 रुपये के नॉमिनल चार्ज पर कोई भी जा कर के वहाँ दिखला सकता है उनको। मगर दूसरे किसी भी जाति ने ऐसा कोई रचनात्मक काम नहीं किया। अगर सभी जातियाँ अपने जातीय संगठन अपने जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम करें तो बिहार की ये दुर्दशा नहीं होती। मगर सिर्फ राजनीति करने के लिए ये सब हो रहा है, यही दुर्भाग्य है बिहार का। मंडल और कमंडल की राजनीति तो बहुत मशहूर है और उसी के आधार पर अब वोट बैंक भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में चर्चा यही है कि जो रिजर्वेशन वाला मामला है, जब ये जातीय जनगणना सामने आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओबीसी की संख्या को लेकर ही सवाल होता है कि इनकी आबादी क्या है। क्या जिस प्रकार का जातीय जनगणना निकल कर सामने आया और अगर सार्वजनिक किया गया तो क्या रिजर्वेशन पर भी प्रभाव पड़ना
आपको दिखाई देता है? पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि अभी तो ये बैरियर लगाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। हालांकि दक्षिण के कई राज्यों में 50% से ज़्यादा आरक्षण भी है, मगर शेष देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये जब आप ये आंकड़े देंगे कि फलां जाति की संख्या इतनी है, फलां की इतनी है, तो जो ज़्यादा जिसकी संख्या है वो मांगेगा उस अनुपात में आरक्षण। अगर वो आरक्षित जाति में आता है तो वो कहेगा कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। अगर जो गैर आरक्षित जातियां हैं उनके लिए 50% आरक्षण, 50% जगह खाली रखा जाता है, और आरक्षित जातियों के लिए 50%। तो मान लीजिए कि गैर आरक्षित जातियां जो हैं उनकी संख्या आबादी का 75% है, तब तो ये मांग पुरजोर तरीके से उठेगी कि 75% हमारा है तो हमको उतना आरक्षण भी मिलना चाहिए। न सिर्फ नौकरियों में बल्कि विधानसभा और संसद में भी ये मांग उठ सकती है कि वहाँ भी हमारा आरक्षण होना चाहिए। और जिन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व संसद में या विधानसभाओं में नहीं है, वो मांग कर सकती हैं कि हमारे लिए सीट आरक्षित किया जाए, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये कई तरह की समस्याएं उठ खड़ी होंगी जिनसे निजात पाना बड़ा कठिन होगा, और समाज में जातीय द्वेष फैल जाएगा एक बार फिर से, और उस आधार पर हिंसा भी भड़क सकती है। ये मुझे खतरा नज़र आ रहा है। और कोई तो वजह होगी कि 1931 तक जातीय जनगणना हुई इस देश में, उसके बाद से फिर नहीं हुई तो 2 हुई, एक कर्नाटक ने कराया, एक केंद्र ने कराया। पहले केंद्र ने कराया, फिर कर्नाटक ने कराया, मगर उन दोनों जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। तो ऐसे में जो बिहार की अभी वर्तमान सरकार है, चाहे नीतीश तेजस्वी यादव की महागठबंधन सरकार हो, वो इतने जोर शोर से इसका प्रचार कर रहे हैं, इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं इसी के लिए कि भाजपा के वोट बैंक को वो तोड़ देंगे जातीय आधार पर। चूँकि हिंदुत्व के आधार पर उसने अपना एक आधार तैयार कर लिया है, अब उस आधार को हिंदुत्व और प्लस विकास, ये दोनों का कॉकटेल ऐसा है कि उसकी कोई काट दूसरे दलों को, विरोधी दलों को नहीं सूझ रही है। तो एक आसान सा तरीका है कि जाति के आधार पर उनको बांट दो। तो जातीय जनगणना उसका एक अस्त्र है। इस अस्त्र के आधार पर भाजपा के वोट बैंक को कमज़ोर किया जा सकता है। इसीलिए ये जो राजनीतिक दल हैं वो ज़्यादा उत्साहित हैं और पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि ये हो जाए। आगे कैसे आपको बदलते नजर आ रही है इसके बाद? हमको तो लगता है कि तनाव बढ़ेगा, क्योंकि जो राजनेताओं की प्रवृत्ति है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश और समाज का हित नहीं देखते, सिर्फ अपनी कुर्सी उनको नज़र आती है। तो इसलिए अगर जरा भी उनको लगेगा कि इसको भड़काने से, जातीय उन्माद भड़काने से फ़ायदा होगा, तो वो भड़काने में पीछे नहीं हटेंगे। और फिर जातीय उन्माद भड़केगा, फिर सांप्रदायिक उन्माद भड़केगा, फिर समाज में विद्वेष फैलेगा। तो ये एक अजीब माहौल हो सकता है। जातीय जनगणना का कुछ फायदा ऐसा आपको नजर नहीं आता है? जैसा कि कहा जाता है कि हर किसी के कम से कम संख्या के बारे में पता चल जाएगा, कौन कितनी जाति में कितनी संख्या है। नहीं, ये ठीक है, तो संख्या जान के करेंगे क्या? अगर जातीय आधार पर समाज विकसित करना है तब तो ठीक है, आप जातियों की गिनती कर लीजिए और उस हिसाब से उनको सुविधाएं दीजिए। और अगर ये ध्येय है सरकार का तब उसके लिए ठीक है। मगर इसमें और भी पेंच है। पेंच यही नहीं है, जैसे एक तरफ देखिए सरकार अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देती है, उसको पुरस्कार देती है जो अंतर्जातीय विवाह करते हैं। तो जो जोड़े अंतर्जातीय विवाह जिन्होंने किया है उनकी गिनती किस जाति में होगी, उनके बच्चों की गिनती किस जाति में होगी? जिन्होंने अंतर्धार्मिक विवाह किया है, 2 धर्मों के लोगों ने विवाह किया, अलग अलग धर्मों के लोगों ने, उनकी गिनती किस जाति में होगी? उनके बच्चों की गिनती किस जाति में होगी? तो ये तो बड़ा जटिल सवाल हो जाएगा। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होने का है, सिर्फ हमको नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है। तो देखिए, बिहार में जातीय जनगणना आज से शुरू हो गई है। 2 चरणों में इसे पूरा किए जाने के संबंध में जानकारी निकलकर सामने आई है। अब हर वार्ड में 2 लोगों को रखा गया है कि वो जातीय जनगणना करेंगे। इसके लिए वो आपके दरवाजे खटखटाएंगे, 2 बार खटखटाएंगे। पहले मकानों की जो गणना है और उसकी संख्या आपको दी जाएगी, उसके बाद कई और जो जातीय जनगणना के संबंध में सवाल है वो आपसे दूसरे चरण में पूछे जाएंगे। इसको लेकर अब राजनीति भी बहुत तेज हो रही है।
देखिए, बिहार में जो राजनीति है वो जातीय आधार पर बहुत ज्यादा होती है, ये आप सभी देख रहे हैं। यहाँ राजनीतिक पार्टियां भी हैं, वो भी जातीय आधार पर बनी हुई हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि ये जातीय जनगणना जो कराई जा रही है उसका फायदा सच में जमीनी स्तर पर लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले का जो अनुभव है वो बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ है, केवल समय और पैसे की बर्बादी हुई है। बिहार में 500 करोड़ अब तक का अनुमान है कि इसमें लगेगा, हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन देखना होगा कि जब इसके आंकड़े निकल कर सामने आएंगे तो क्या इसे भी सार्वजनिक किया जाएगा या इसे भी छुपाया जाएगा। किस प्रकार बिहार आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।